हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अवशेष का तीसरा भाग। ये वही फोटोन फ्लैशर है नागराज, पर इस बार तो इनसे नहीं बचेगा। इस बार इन किरणों का असर मुझे नहीं पता, इसलिए सबसे पहले इनको अपने तक पहुंचने से रोकना होगा। अरे, किरणों का स्पर्श होते ही ईंट कोयले में बदल गई। पल भर में बड़ा घातक असर है फोटोन रेंज रेज का। फोटोन रे के पहले ब्लास्ट से तो फोटोन रे के पहले ब्लास्ट से तो तू बच गया नागराज, पर अब बम तेरे चारों तरफ एक साथ फटेंगे। इनसे तू कैसे बच पाएगा। बचने का रास्ता तो था, पर बमों को जमीन तक पहुंचने, टकराने और फटने में एक पल से ज्यादा का वक्त नहीं लगना था। पर नागराज के सर्प ज्यादा तेज थे। घातक किरणें नागराज तक नहीं पहुंच पाई। सोडांगी, तुम मेरी मदद करने पर ध्यान लगाने के बजाय इसके जैसे औरों को ढूंढने में लगाओ। मुझे शक है कि ये अकेला नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इससे उलझे रह जाएं और कोई अपना काम करके निकल जाए। सही कहा नागराज, मुझे भी कुछ ऐसा ही शक है। पर अगर यहाँ पर कोई भी है तो वह तंत्र चक्षु से बच नहीं पाएगा। शक की पुष्टि हुई, यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड भी है। आह, ये मामूली तंत्र नहीं है। ये मेरे अर्धश रूप को भी उजागर कर रहा है और मुझे बांध भी रहा है। ठीक समझी। तेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मेरी कमजोरी जैसे ही बताई, मैंने अपने तंत्रवारों का स्टाइल चेंज कर दिया। अब बताओ, क्या है ये द्वीप, कौन हो तुम लोग और यहाँ हो क्या रहा है। तुम तो ऐसे पूछताछ करने लगी जैसे मैं वाकई तुम्हारी हिरासत में आ गई हूँ। वैसे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ना फायदा ना नुकसान। इसलिए भला इसी में है कि जब तक जान तुम्हारे शरीर के अंदर है तब तक यहाँ से चले जाओ। तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, यह टाटिना का वादा है। टाटिना काफी चटपटा नाम है। चलो, हम चले जाएंगे, पर तुमसे रिटर्न गिफ्ट जरूर लेंगे। गिफ्ट? मेरे पास उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं है ना? ये अनोखा सा पुराना सा गैजेट, ये दे दो, हम शांति से वापस चले आएंगे। ये सोडांगी का वादा है। अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, और इस वक्त मेरे पास तुमको देने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, मौत। सोडांगी, ये वार अस्थायी था, इसको वापस आने में समय नहीं लगेगा। अमोर ने भी नागराज को उलझाया हुआ, इसी बीच मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। पता नहीं काम ठीक से हो पाया या नहीं, लेकिन इस स्थिति में इससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता, खास तौर से जब तक नागराज यहां पर हो, साक्षात उपस्थित। तू तू उड़ सकता है, वो भी बगैर प्रॉपलर स्नेक्स के। तुम काफी उलझुल बक रहे हो। अब मैं पूरी स्थिति तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, और वह भी सिलसिलेवार तरीके से। तुम गायब कैसे होते हो ये तो मुझे नहीं पता, पर जब तक मुझे सच्चाई और सुडांगी दोनों नहीं मिल जाते तब तक तुम गायब नहीं हो सकते। आह, विद्युत शब्द, ये मुझे अपने हथियारों के से संपर्क नहीं करने दे रहे हैं। मेरा काम तो पूरा हो गया, पर अमोर को यहाँ छोड़कर जाने का अर्थ है पूरे ऑपरेशन को खतरे में डालना। अब मुझे भी इस लड़ाई में कूदना होगा। नागराज ये दोनों हमलावरों को अपने नागराज ने दोनों हमलावरों को अपने शिकंजे में कस लिया था। उनका भाग पाना असंभव था, पर उनका रुक पाना भी उतना ही नामुमकिन था। अब सारा खेल किस्मत पर निर्भर था, और किस्मत अमोर और टाटिना के साथ थी। रुक जाओ नागराज, मुझे अमोर को आजाद करो, वरना मैं इस लड़की को इसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। सोडांगी वापस आ गई। मैं इसकी जिंदगी के साथ कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। ठीक है, मैं अपने सर्पों को वापस बुला लेता हूं, तुम इसे छोड़ दो। नहीं नागराज, अभी मुझ में इतना दम है कि अपने आप को जिंदा रख सकूं। अमोर तैयार रहो, मैं स्केपर को एक्टिवेट कर रही हूं। भागने की कोशिश करके भी देख लो, मेरी तंत्र शक्ति तुमको भागने नहीं देगी। आह, ये सचमुच मुझे जाने नहीं देगी। और अगर हम समय पर सूचना एम तक नहीं पहुंचा पाए तो ऐसा नहीं होगा। सूचना पहुंचाने के लिए मुंह की जरूरत होती है, हाथ की नहीं। मैं समझ गई अमोर, अब हमारा मुंह एम तक जरूर जाएगा। कमाल है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। भागने के लिए हाथ काटना तक मंजूर कर लिया। यह महाविशाल द्वीप, और फिर उस पर कई किस्म के प्राणियों का आना, और फिर यह घटिया मामला फिर यह घटना मामला बहुत गहरा है। मुझे लगता है यह द्वीप कोई खतरनाक आपदा लेकर आया है। अब इसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना होगा। Z+ कैटेगरी का इंतजाम। अब से इस द्वीप के चप्पे चप्पे पर हमारे गार्ड्स तैनात रहेंगे। और तुम? मैं अपने आप को फ्री रखना चाहता हूँ, ताकि अगर कहीं से कोई इमरजेंसी कॉल आए तो मैं तुरंत वहां पर पहुंच सकूं। अभी जो कुछ हो रहा है उसे देखकर यही लगता है कि मुसीबत सिर्फ यही नहीं, कहीं और पर भी आ सकती है किसी भी समय। समझ में नहीं आया कि इस जगह को ऑपरेशन के लिए क्यों चुना गया। इस डैम रिजर्वायर की गहराई 2 किलोमीटर है और पानी का बहाव 30 फीट प्रति सेकंड, और हमको अपना काम इसके तल तक पहुंचकर करना है।
वह इसलिए था कि अगर एक बार हमने अपना काम पूरा कर लिया तो फिर हमारे काम को बिगाड़ने के लिए कोई वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। और अगर ये काम आसान होता तो एम हमको कभी नहीं चुनता। एम की समझदारी पर भरोसा रखो, ये तो एम के दुश्मन भी मानते हैं कि एम से ज्यादा तेज दिमाग वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। आह, थार बहुत तेज है और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं पानी का दबाव पड़ रहा है, पर यह आदेश एम का है, इसे हम जान देकर भी पूरा करेंगे। तुम लोगों को हर बार काम पूरा करने के लिए जान क्यों देनी पड़ती है? ये कौन बोला? तू बोला यूनिट 4? नहीं, ये आवाज तो नागराज की लगती है। इस पर ध्यान मत दो, ये सिक्योरिटी वालों की ट्रिक है। उन्होंने शहर में भी जगह जगह पर नागराज की इंटरएक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग के गैजेट फिट करवा रखे हैं। उससे नागराज की सिर्फ आवाज आती है और वारदात करने वाले को ऐसा लगता है कि नागराज इच्छाधारी अदृश्य रूप में कहीं आसपास ही है। वह डर कर वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। पर यह तो नागराज ही नजर आ रहा है, पानी में घुला हुआ। ये नागराज की नई चाल है। इसने हमसे ना जाने कितनी शक्तियां छुपाई हैं। जब देखो कोई नई शक्ति निकाल लाता है। नागराज कितनी भी चालें चल ले, पर मैग्नम इससे हमेशा एक कदम आगे की सोचकर चलता है। इसलिए नागराज कभी मैग्नम तक नहीं पहुंच पाएगा। नागराज का अति आत्मविश्वास आज उस पर भारी पड़ गया था। यही वो जगह है जहां पर हमें अपना काम करना है। पर हमें करना क्या है, जल्दी बताओ। अब मैं ज्यादा देर तक इस गहराई का प्रेशर झेल नहीं पाऊंगा। तेरी याददाश्त कमजोर है क्या? जब मैं प्लान समझा रहा था तू सो रहा था क्या? या भूलने का नाटक कर रहा है? क्योंकि ड्रिल तो तुझे ही करनी है ना। जल्दी कर, नागराज को वापस आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर कितना बड़ा होल के अंदर रखना क्या है? ये थर्मल ब्लास्टर, इसके साइज का होल ड्रिल कर। बस जितना जानना था वह जान लिया। तो चालू हो जा, आज पूरा महानगर प्रलय का सीन देखेगा। चालू हो जाऊं? ये ले। ये क्या किया? तू पागल हो गया क्या? पागल होने की बारी तो तुम्हारी है। बस एक नजर डाल मेरी शक्ल पर। नागराज, तू तो वहां ऊपर बर्फ में कैद था। वो सिर्फ मेरे शल्क थे। पानी में घूमते मेरे शल्क बर्फ में ढक गए और मैं यहां आ गया, तुम्हारे ही साथी के सूट में। पर टेंस कहाँ गया? किसी के काम आ गया। भूख मिटा रहा होगा किसी जानवर की, जैसे कि अब तुम मिटाओगे। तुम लोगों का प्लान जानने के लिए तुम लोगों को यह विश्वास दिलाना बहुत जरूरी था कि मैं आया और नाकाम रहा, बर्फ में कैद होकर रह गया। नागराज का आतंक करता रूप नजर आने लगा था। आह, कड़ 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 कड़। जो पुलिस भी था, जज भी और जल्लाद भी। यही बम लगाकर तू डैम को उड़ाना और महानगर में प्रलय लाना चाहता था ना? यह अभी भी फट सकता है। कमाल है, तू अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि अब तक तू डर से मर गया होगा। चलो अच्छा ही है, चल अच्छा ही है, क्योंकि तेरे लिए मैंने वह मौत सोच रखी है जो मैग्नम ने महानगर वालों के लिए सोची थी, यानी जल समाधि। हम हवा में रहें या पानी में फर्क नहीं पड़ता। प्रस्तरनाक, तो तुम भी जा मिले हो मैग्नम से, और तुम्हारे यहाँ होने का अर्थ यह है कि मैग्नम को मेरे आने का भरोसा था। मैं उसी के साथ हूँ जो मेरे अनुकूल माहौल बनाएगा। इच्छाधारी रूप तो सिर्फ 100 वर्षों में मिल जाता है नागराज, और सहस्त्रधारी रूप हजारों वर्षों में, पर प्रस्तर रूप तो 2000 वर्षों में मिलता है। मैंने मानवों की प्रगति के कारण कई प्रजातियों को मरते देखा है, और मैग्नम इस प्रगति का रुख वापस मोड़ना चाहता है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। एक सन की खून के प्यासे हत्यारे के साथ। होश में आओ प्रस्तर्प, प्रगति की या विनाश की धारा हम न चलाते हैं न मोड़ते हैं। कई मानव खुद भी अन्य प्रजातियों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ है, पर उनको रोकने का तरीका उनकी सामूहिक हत्या नहीं हो सकता। मैग्नम को मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, और मैं तुमको उसे रोकने नहीं दूंगा। थर्मल बम अभी भी आधा सलामत है। इस डैम को तोड़ने के लिए आधा ही बहुत है। डैम टूटने से पहले मैं तुझे तोड़ दूंगा। तुम्हारे नाग स्टील से भी ज्यादा मजबूत है नागराज, पर प्रस्तर्प का चट्टानी शरीर ज्यादा कठोर है। तुम्हारा शरीर प्रस्तर्प के कठोर शस्त्रों को सहने योग्य नहीं है, और ये शस्त्र मेरे विष में बुझे हुए हैं। ये तेरे शरीर के स्नायु तंत्र को जगह जगह से काट कर तेरे शरीर को पंगु कर देंगे, और मेरा अनोखा विष तेरे दिमाग को। उसके बाद मैं तुझे बहुत धीरे धीरे मारूंगा, उतना ही तड़पाकर जितना मैं तड़पाऊं। मेरा प्रतिरोधक तंत्र मेरे स्नायु तंत्र को भी ठीक कर लेगा और इसके विष की काट भी बना लेगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और वक्त के लिए मुझे अपने शरीर को फैलाकर इस विष के शरीर में पड़ने की गति को धीमा करना होगा, और साथ ही साथ प्रस्तर्प की भी। आह, पानी की अभेद्य दीवार। नागराज संभल रहा है। अगर एक बार ये संभल गया तो वे मुझे संभलने नहीं देगा। मेरे पाषाण नागराज द्वारा खड़ी की गई पानी की दीवार को काटकर उस तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद शुरुआत होगी नागराज के अंत की। वे सर्प भी मेरी तरह जीवित पाषाण कोशिका से बने, इसलिए ये बहुत तेजी से द्विगुणित होंगे, और देखते ही देखते नागराज का फैला हुआ शरीर इनकी कैद में होगा, गेहूं की तरह दो पार्टों के बीच में पिसने के लिए तैयार। देखता जा नागराज,
अब इस डैम का और तेरा अंत एक साथ ही होगा। तल में छेद तो मैंने कर दिया है, अब बस थर्मल बम को सीक्रेट कोड से एक्टिवेट करना है। ये 2 मिनट बाद फटेगा और इसकी लेजर रेज डैम की दीवारों को कागज की तरह काट डालेंगी। कुछ ऐसा ही हाल तेरा होगा और तेरी मौत की खबर से पहले महानगर वालों तक खुद मौत पहुंच जाएगी। तुम ऐसे भाग नहीं सकते पर सर, या तो तुम मुझे कोड बताओगे ताकि मैं थर्मल बम को बंद कर सकूं, या फिर तुम मेरे साथ यहीं पर मरोगे। कमाल की शक्ति है तुम्हें नागराज, शारीरिक भी और मानसिक भी। पर यह शक्तियां अब तेरे काम नहीं आएंगी, क्योंकि पाषाण सर्प तुझे पीस कर तेरा कचूमर बना देंगे। पानी के भीषण दबाव को तो नागराज अब तक किसी तरह सह रहा था, पर पाषाण सर्पों का दबाव उसकी सहन शक्ति को भी तोड़ रहा था। ठीक है बिस्तर, अगर मैं नहीं बचा, महानगर नहीं बचा, तो तुम भी यहीं बचोगे। तुम भी नहीं बचोगे। फटने दो बम को। छोड़ दे नागराज, जाने दे मुझे। तू बम को बगैर डिफ्यूज किए यहां से नहीं जा सकता। मैंने ऐसे किया तो मैग्नम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी थर्मल ब्लास्टर को एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद बंद नहीं किया जा सकता। अब तो ये फटकर ही रहेगा, चाहे मैं मरूं या जीऊं। वैसे तू अपनी और महानगर वालों की चिंता कर, मुझे तो ये थर्मल ब्लास्ट भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बम फटे या ना फटे, सोचने का यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि बांध को टूटने से कैसे बचाया जाए। चाहे बम फटे या ना फटे। किंगो बिंगो, मुझे अंदाजा था कि प्रस्ताव का मजबूत शरीर बम के खतरनाक प्रभाव को ज्यादा दूर तक फैलने से रोक लेगा। मेरे शरीर पर लिपटी जहरीली कोशिकाएं भी इसी के प्राण तंत्र से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसके नष्ट होने के साथ साथ मेरे शरीर पर लिपटी इसके पाषाण सर्पों की कोशिकाएं भी नष्ट हो रही हैं। पर प्रस्ताव सिर्फ नष्ट हुआ है, मरा नहीं है। उसकी कोशिकाओं को फिर से जुड़ने में चाहे समय लगे, पर वे जुड़ेंगी जरूर। प्रस्ताव वापस आएगा। पर अभी तो मुझे इसका धन्यवाद करना चाहिए। सच पूछो तो यह बांध उसी के कारण बच पाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अवशेष के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।